हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और सभी बच्चे मेरे इन लेक्चर्स की सहायता से अपने नीट और जेई एग्जाम्स की तैयारियों के अंदर व्यस्त होंगे, राइट। तो आप सभी को पता है ये लेक्चर्स मैं क्यों मना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। मेन प्रॉब्लम क्या है कि सर फिजिक्स समझ में आने के बावजूद हमसे सवाल नहीं होते। तो अब मैंने थोड़ा सा इन लेक्चर्स के अंदर अपनी टीचिंग स्टाइल को ऐसा ही रखा है कि मेन फोकस आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करने पर रखा जाए। मतलब आप अगर इन लेक्चर्स को देखोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, आप क्वेश्चंस करके देखना, एट रैंडम कहीं से भी करके देखना, आप देखोगे आपसे न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे, आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, राइट। तो इसी बेहतरीन सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 7 पार्ट बी रोटेशन एंड रोलिंग का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। भाई हमने सिंगल पार्टिकल का जो रोटेशन है वो तो अच्छे से समझ ही लिया है। अब हम उसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे अंडरस्टैंडिंग को अप टू एन सिस्टम पार्टिकल और अ रिजिड बॉडी जिसमें इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं, राइट। Then we will talk about torque due to internal forces, torque due to external forces, equilibrium of rigid bodies and obviously आज मैं आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि एनसीईआरटी में छुपे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और वो आपको टू द पॉइंट क्लैरिटी के साथ में कोई नहीं बताता। इसीलिए शायद ये चैप्टर डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि बच्चों को क्लैरिटी नहीं मिलती। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं इस चैप्टर को हमें थोड़ा सा स्लो पेस पर करना है, हर एक चीज को बारीकी से समझते हुए अपने आप को कंफ्यूज्ड होने से बचाना है, ठीक है। तो बहुत क्लैरिटी के साथ में मैं आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताऊंगा और फिर उनका यूज आप देखोगे कितना प्यारा यूज होता है उनका क्वेश्चंस के अंदर, राइट। छोटी छोटी बातें उन्हीं को पकड़ना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ढेर सारे वर्कड आउट एग्जांपल्स होंगे और इन एग्जांपल्स के माध्यम से हम फिर उन कॉन्सेप्ट्स को और गहराई तक जाके समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर क्या यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स डाल रहे हो आप। तो यस, मैं अगर सिलेबस कंप्लीशन की बात करी जाए तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ थ्रू दीज लेक्चर्स जो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नीट की पूरी प्रिपरेशन मेरे साथ में करो तो फिर तो आपको डीपीपीज भी सॉल्व करनी होगी, मेरे नोट्स भी चाहिए और डीपीपीज के ऊपर बेस्ड बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं जिनको मैं स्पेशल लेक्चर कहता हूँ। ये सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर जिसका एड्रेस मैंने यहाँ पर दे रखा है www.physicsman.in। इस वेबसाइट को आपको एक्सेस करना है और इस वेबसाइट को एक बार जरूर चेकआउट करना है। हो सकता है आप जिस सोल्यूशन को तलाश कर रहे हो वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाए, ठीक है ना। बड़ी सुंदर सी प्यारी सी वेबसाइट है, एक बार इसको जरूर चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब सिंगल पार्टिकल का किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड आउट करना सीख रखा है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग को अप टू एन पार्टिकल सिस्टम। भाई अब हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल जो है वो अपने अपने हिसाब से मूव कर रहा है, उसका अपना अपना मोमेंटम है। तो अबाउट अ गिवन रेफरेंस पॉइंट आप पूरे के पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, सबसे पहले अपन ये सीख लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत ऑब्वियस है, मैं नहीं बताता तो भी आप कर लेते, बट फटाफट से निपटा लेते हैं इसको, राइट। तो भाई हमें बहुत सारे पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो हमारे पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, और यहां पर उनका रिस्पेक्टिव एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब मैं लिखने में एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं बेटा यहां पर, लेकिन पूरा सेंटेंस क्या है, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। पूरा स्टेटमेंट नहीं है, बट लिखने में मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं यहां पर, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो खूब सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हो गया L1 वेक्टर। ये हमारा सेकंड पार्टिकल है, इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया L2 वेक्टर। और ऐसे करते 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 हमारे पास में n पार्टिकल हैं और nth पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम हो गया वो हो गया Ln। तो अब आप जो सोच रहे हो वही करने वाला हूं मैं। अगर आपसे कोई पूछे कि
नेट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नेट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ऑफ दिस सिस्टम, नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये कितना होगा। इसलिए मैंने कहा था कि अगर मैं नहीं बताता तो भी आप ऐसा ही करते। तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम है ना, उसको नॉर्मली स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको नॉर्मली कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कैपिटल एल जो है वो हम कैसे निकालेंगे, वेरी ऑब्वियस, हम सारे के सारे एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम कर देंगे। तो हमने यहाँ पर L1 उठाया, हमने यहाँ पर L2 उठाया, हमने यहाँ पर L3 उठाया, और ऐसे करते करते हमने सारे के सारे जो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम थे उन सबका वेक्टर सम कर दिया। इस तरीके से हमने निकाल लिया नेट एंगुलर मोमेंटम। अब थोड़ा इसको और आगे एक्सप्लोर करते हैं कि सर इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए तो हमने प्रूव किया था कि उस पर जो टॉर्क वर्क कर रहा है वो उसके एंगुलर मोमेंटम की रेट के इक्वल होगा। मतलब हमने ये देखा था कि पहले पार्टिकल के ऊपर जो नेट टॉर्क वर्क कर रहा है, अब नेट टॉर्क में दो तरीके के टॉर्क इंक्लूड होंगे, उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क भी होगा, ठीक है। तो अगर आप टाउ 1 लिख रहे हो तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, इसमें पहले पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनका टॉर्क भी शामिल होगा, और पहले पार्टिकल के ऊपर, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, भाई पार्टिकल्स आपस में भी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो पहले पार्टिकल के ऊपर जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरनल, क्या लिख रहा हूं मैं, वो भी शामिल होगा, दोनों ही शामिल होंगे। पहले पार्टिकल के ऊपर जो नेट टॉर्क लग रहा है उसमें दोनों शामिल होंगे। भाई हो सकता है उस पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, और हो सकता है उस पार्टिकल के ऊपर अदर पार्टिकल भी इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हो, तो दोनों का टॉर्क इंक्लूड होगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पहले पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की टाइम के रिस्पेक्ट में रेट dl1 डिवाइडेड बाय dt के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लिखें कि जो सेकंड पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क है वो कितना होगा, तो इसमें भी दोनों चीजें इंक्लूड होगी। हो सकता है सेकंड पार्टिकल के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हो तो उनका टॉर्क मिलेगा, और हो सकता है सेकंड पार्टिकल के ऊपर अदर पार्टिकल्स जो है वो इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हो, उन सबका भी टॉर्क होगा, और ये हो जाएगा आपका dl2 डिवाइडेड बाय dt। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी का टॉर्क निकाल सकते हैं। तो ऐसे करते 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 अगर हम nth पार्टिकल तक चले जाएंगे, nth पार्टिकल तक चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा nth पार्टिकल पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क और nth पार्टिकल पर लगने वाला इंटरनल टॉर्क, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, dln डिवाइडेड बाय dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का जो सम है, इन सब का जो सम है वो तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इन सब का जो सम होगा, मतलब अगर आपसे कोई कहे कि बताओ dl1 डिवाइडेड बाय dt प्लस dl2 डिवाइडेड बाय dt, और ऐसे करते करते आपने सभी पार्टिकल्स के लिए इसका सम कर दिया dln डिवाइडेड बाय dt। तो अगर आप ये सम करोगे तो ये किसके इक्वल मिलेगा, भाई आपने इस पूरी की पूरी साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ऑब्वियसली इसके डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा। तो ये जो सम है ये किसके इक्वल होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम की टाइम के रिस्पेक्ट में रेट के इक्वल होगा। और अगर आप यहां से देखते हो कि इसका 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 इन सब का सम करेंगे तो आप देखोगे ये आपके टॉर्क के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों चीजें आ जाएगी, यहां पर सम ऑफ, यहां पर सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा, प्लस सम ऑफ इंटरनल टॉर्क आ जाएगा। और कौन सा सम करते हैं यहां पर अपन, वेक्टर क्वांटिटी से, तो वेक्टर सम करते हैं।
तो अब यहां से आगे हमें चीजें तब समझ में आएगी जब हम इन दोनों को अलग अलग से एक्सप्लोर करें। हम देखें कि सम ऑफ इंटरनल टॉर्क जो है वो कितना होगा, जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और हम देखेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। तब जाके हम इस इक्वेशन का आगे क्या करना है वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आ गई समझ में। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है यार, सिंगल पार्टिकल के लिए हमने जो चीजें डिफाइन करी थी उन्हीं को तो हमने एक्सटेंड कर दिया। आपने बोला एन पार्टिकल है तो हमने सब पार्टिकल्स के लिए अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया, सबको हमने ऐड कर दिया, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो आप नहीं भी बताते तो भी हमें पता है। ठीक है, सिमिलरली टॉर्क के बारे में आपको पता चला। ठीक है, कि हाँ सर हर पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क कर सकता है, इंटरनल फोर्स भी वर्क कर सकता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का भी टॉर्क होगा, इंटरनल फोर्सेस का भी टॉर्क होगा। हाँ, अब यहां से आगे कहानी जो है उसमें ट्विस्ट आने वाला है, उसके लिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। अभी तक की चीजें तो हमें भी पता है, आप फटाफट से आगे बढ़ो, मुझे पता है आपकी भावना यही होगी अभी तक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब अपन इनको अलग अलग एक्सप्लोर करते हैं। सम ऑफ इंटरनल टॉर्क कितना होगा, सबसे पहले इसको देखते हैं, और फिर देखते हैं सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा। मजा आएगा, देखना अच्छी चीज निकल के आएगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, सम ऑफ इंटरनल, फिर अपन आएंगे एग्जाम्पल के ऊपर। सम ऑफ इंटरनल टॉर्क, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मान लो आपके दो पार्टिकल है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई एक पार्टिकल आपका यहां पर है, ठीक है, इसके ऊपर, और दूसरा पार्टिकल यहां पर है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है तो इसका नाम रख दिया मैंने F1, और दूसरे पार्टिकल के ऊपर पहला पार्टिकल इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसका नाम मैंने रख दिया F2। हमें न्यूटन के तीसरे नियम से ये तो पता ही है कि जो F1 और F2 है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। भाई जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ वर्क करता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक, अब ये दो पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है। अब अगर कोई हमसे कहे कि बताओ, एक रेफरेंस पॉइंट आपको दे दिया गया है, ये रहा आपका रेफरेंस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब अगर आपसे कोई कहे कि बताओ ये दोनों पार्टिकल जो हैं इनके ऊपर टोटल सिस्टम के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा ना, क्योंकि अभी इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स पेयर लग रहा है। तो हमें इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका नेचर पता चलेगा, कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है फोर्स, और फोर्स के साथ साथ में हमें चाहिए होता है क्या, पोजीशन वेक्टर। तो एक तो ये पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए होता है, तो इसका नाम मैंने रख दिया R1, और एक ये पोजीशन वेक्टर भी हमें चाहिए होगा, ये पोजीशन वेक्टर भी हमें चाहिए होगा, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया R2। ऐसे हमने दोनों पोजीशन वेक्टर यहां पर ले लिए। अब हम यहां पर बड़ी आसानी से टॉर्क निकाल सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ नेट टॉर्क जो यहां पर डेवलप होगा ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस वो कितना होगा, तो वो हम अब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि नेट टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्स पेयर कितना होगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको मैं टाउ इंटरनल लिख देता हूं, और इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है और इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसका हमें सम करना है। तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, तो आप लिख सकते हो सर R1 क्रॉस F1 लग रहा है, और इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर लग रहा है आपका R2 क्रॉस F2 लग रहा है। ऐसे यहां पर क्या लग रहा है, आपका टॉर्क लग रहा है। अब ध्यान से देखना बेटा मैं क्या करने वाला हूं,
तो यहां से आपने क्या करा भाई, F1 की जगह तो F1 ही रहने दिया, F2 की जगह आप क्या रख सकते हो, -F1 रख सकते हो। तो यहां पर आपने क्या करा भाई, यहां तो R1 क्रॉस F1 एज इट इज रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर R2 तो था ही, F2 की जगह आपने क्या रख दिया, F2 की जगह आपने रख दिया माइनस का F1 रख दिया। अब जैसे आपने माइनस का F1 रखा, F1 दोनों जगह पर कॉमन आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, तो यहां पर बचेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ में, फोर्स F1 के साथ में। अब यहां पर आपको एक झोल नजर आ रहा है भाई, ये R1 माइनस R2 वेक्टर क्या होता है, मैंने वेक्टर में बताया था डिफरेंस वेक्टर कैसे निकालते हैं। ये वाला वेक्टर है R1 और ये वाला वेक्टर है R2। तो R1 माइनस R2 वेक्टर कौन सा होगा, ये जो वेक्टर होगा ना, ये वाला वेक्टर जो दोनों को मिला रहा है, जो दोनों को मिला रहा है, ये वाला वेक्टर हो जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हेड R1 की तरफ है इसलिए पहले, टेल R2 की तरफ है इसलिए बाद में। तो आप नोटिस कर रहे हो यहां पे कि यार ये वाला जो वेक्टर है और ये F1 जो वेक्टर है, ये तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने नोटिस किया यहां पर कि जो R1 माइनस R2 वेक्टर निकल के आ रहा है, ये वाला वेक्टर, एंड दूसरा वेक्टर कौन सा है F1, ये दोनों तो आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस यहां पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां पर हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो इंटरनल फोर्स पेयर की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो हमेशा 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 कितना होता है, 0 होता है। इतना इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिजल्ट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको अब आगे ध्यान रखना है। तो अभी तो सर हमने 2 ही पार्टिकल लिए हैं, अगर बहुत सारे पार्टिकल हों तो ऐसे ही पेयर्स बनेंगे ना, और हर पेयर का जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमारे लिए एक हथियार हमें मिल गया यहाँ पर, और अब इस हथियार को हम बड़ी आसानी से यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या, कि जब भी आप इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क निकालोगे, ठीक है, तो आप लिख सकते हो टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस इन n particle system is always 0। ये चीज हमें यहां पर मिल गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर मिल गई। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि यहां पर जो हम सम कर रहे थे, किस किस का सम कर रहे थे हम लोग, सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंड सम ऑफ इंटरनल टॉर्क। उसमें से एक चीज हमें पता पड़ गई कि ये जो सम ऑफ इंटरनल टॉर्क है, ये जो सम ऑफ इंटरनल टॉर्क है, ये हमेशा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑलवेज, ये हो जाएगा हमारा ऑलवेज 0। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क बचा। तो फाइनली हमारे पास में एक रिजल्ट आ चुका है, फाइनली हमारे पास में एक रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्स, अब आ गया हमारे पास में टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो अब हमारे पास में एक हथियार यहां पर भी आ चुका है कि किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, उस सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस डिफरेंशिएशन के इक्वल हो जाता है। ये चीज हमें यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आ चुकी है। ठीक, तो नया कुछ भी नहीं है,
लेकिन देखने का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खास चीज जो निकल के आई वो है इंटरनल फोर्सेस वाला फंडा। इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हमेशा कितना होगा, जीरो होगा, हमेशा जीरो। तो अब इसको बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस की फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो अब मैं आपको जो भी कुछ अपनों ने सीखा है ना, पहले उसको यूज करके कुछ और हथियार निकाल के बताता हूँ। ऐसे स्पेशल केसेस जो कि आपसे लगातार बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, और ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इसका जो रिजल्ट है, फाइनल कंक्लूजन जो है, उसको आपको ध्यान में भी रखना है। ठीक है भाई, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दो पार्टिकल दे रखे हैं। एक पार्टिकल यहां पर है, ये रहा आपका पार्टिकल, ठीक है, और एक पार्टिकल यहां पर है, ये रहा आपका पार्टिकल। सिमेट्रिक है ये, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, दोनों का मास m है, एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं विथ सेम वेलोसिटी। तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो तो इधर की तरफ हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय v, और इसका जो मोमेंटम है वो इधर की तरफ हो जाएगा, कितना, m मल्टीप्लाइड बाय v। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहां पर कितनी दे रखी है हमें, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है यहां पर, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। तो एक बार के लिए डिस्टेंस ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो आपको एक सिमेट्रिक सिस्टम दिया हुआ है। देखो अभी दो पार्टिकल लेने हैं, फिर आगे अपन इस सिमेट्री को एक्सटेंड करेंगे हमारी रिजिड बॉडी के अंदर। तो जो सीखोगे ना यहाँ पर, वो सिमेट्रिक बॉडीज के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो ध्यान से सीखना, है ना। तो हमारा एक सिमेट्रिक सिस्टम यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक है। हमें एक हथियार यहां से निकालना है। पहले मैं हथियार बता देता हूं, फिर वो आया कहां से वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हथियार क्या है हमारा, पहले मैं आपको बता देता हूं, और फिर आया कहां से वो भी आपको समझाऊंगा। हथियार ये है कि अगर आपका सिमेट्रिक सिस्टम हो तो उसका नेट एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिमेट्रिक सिस्टम। तो उसका छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है, ये दो पार्टिकल वाला एग्जांपल, ठीक है ना, ऑफ ए सिमेट्रिक सिस्टम इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब तुम रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले लो, नेट एंगुलर मोमेंटम सेम निकल के आएगा, नेट एंगुलर मोमेंटम सेम निकल के आएगा। और अभी आप ये बात कह रहे हो एंगुलर मोमेंटम के लिए, और एंगुलर मोमेंटम की जो रेट ऑफ चेंज है वही किसके ऊपर डिपेंड करती है, वही किसके इक्वल होती है, टॉर्क के इक्वल है। तो सेम बात तुम टॉर्क के लिए भी कह सकते हो, सेम हथियार जो है वो तुम टॉर्क के लिए भी बना सकते हो, एज इट इज, एज इट इज, ठीक है। तो सेम गोज फॉर टॉर्क आल्सो, ठीक है। सेम चीज आपको टॉर्क के लिए भी एप्लीकेबल होते हुए नजर आएगी। एक्सटर्नल टॉर्क, इंटरनल टॉर्क का सम तो वैसे भी जीरो होता है। एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा ना, वो भी आपका चॉइस ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अगर आपका सिस्टम सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पर दो पार्टिकल है, तो एक तो ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं होने चाहिए, तो वरना सिस्टम कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, या फिर इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, क्योंकि इनफाइनाइट ना तो ऑड होता है ना इवन होता है, ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब दोनों का मास सेम हो गया, दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। और सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हुआ कि एक की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो दूसरे की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। मतलब आपका नेट लीनियर मोमेंटम कितना होना चाहिए,
0 होना चाहिए। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिक होने का मतलब ये हो गया कि आपका नेट लीनियर मोमेंटम कितना हो गया यहां पर? नेट लीनियर मोमेंटम हो गया आपका 0। ठीक है। जब टॉर्क के केस में देखेंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है। सिमेट्रिक सिस्टम का मतलब ये हो गया। तो चलो भैया, अब हमें ये प्रूव करना है, इस हथियार को समझना है ये आया कहां से। तो जब तक समझेंगे नहीं, खुद से बनाएंगे नहीं, तब तक तसल्ली थोड़ी ना मिलेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, कहीं भी जहां आप कहोगे वहां पर रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। आपने बोला सर यहां पर ले लो, मैंने यहां पर ले लिया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आपने कहा यहां पर ले लो, मैंने यहां पर रेफरेंस पॉइंट ले लिया। यहां से मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। यहां से मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और यहां से मैंने जेड एक्सिस ड्रॉ कर दी। तो ये मेरा एक हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, रेफरेंस सिस्टम ले लिया। अब हमें क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका नाम रख दिया हमने R2, और पहले पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, इसका नाम रख दिया हमने R1। ऐसे हमने दोनों के पोजीशन वेक्टर ले लिए। तो अब अगर आप, भाई आपने रैंडमली लिया है, यहां पर आप कहीं भी ले सकते थे, तो अब आप इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? चलो निकाल के देखते हैं। तो आपका जो नेट एंगुलर मोमेंटम निकल के आ रहा है, वो कितना निकल के आ रहा है? तो इसका मोमेंटम कितना है? mv, और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किसके साथ में? R1 के साथ में। तो ये हो जाएगा आपका R1 क्रॉस mv। अब ये जो mv है, ये आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, mv मल्टीप्लाइड बाय आई कैप, है ना, वेक्टर फॉर्म में लूंगा ना, दोनों का वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। और इसके लिए जब आप निकालोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R2, और इसका मोमेंटम नेगेटिव आई डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका R2 क्रॉस मैग्नीट्यूड तो हो गया mv, और डायरेक्शन हो गई आपकी माइनस आई कैप। तो यहां से आप देखोगे कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना आ जाएगा? देखो m कॉमन आ गया, v कॉमन आ गया, आई कैप जो है वो कॉमन आ गया, आई कैप जो है वो कॉमन आ गया। और सिर्फ क्या बचा? और इसको मुझे बाद में लिखना चाहिए, ठीक है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा बट मैं इसको बाद में लिखूंगा। तो m कॉमन आ गया, v कॉमन आ गया, और आई कैप कॉमन आ गया। तो यहां पर कितना बचा? सिर्फ R1, और यहां पर कितना बचा? माइनस R2 बचा। तो ये आ जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आ गया। अब ये R1 माइनस R2 किसके इक्वल है, ये नोटिस करो। और क्या ये चॉइस ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा? तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था मोशन के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर, कि पोजीशन जो होती है ना, वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। कि आप ओरिजिन यहां की जगह यहां ले लेते तो पोजीशन वेक्टर आपको कोई और मिलता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का रास्ता, वो कभी भी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? चॉइस ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब R1 माइनस R2 का मतलब क्या हो गया? R1 माइनस R2 का मतलब हो गया ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसका हो गया R1 माइनस R2। और ये जो वेक्टर है ये तो आपका फिक्स है, कितना है? डिस्टेंस d के इक्वल है। तो आप सीधा सीधा यहां पर लिख सकते हो कि R1 माइनस R2 जो है वो तो कितना है आपका? तो नेट एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? नेट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 मतलब हम यहां से यहां पर जा रहे हैं, हम y डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर y डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा, अच्छा यहां पर मैंने क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट भी लगाना था, तो ये हो जाएगा d मल्टीप्लाइड बाय जे कैप, है ना। d डिस्टेंस जा रहे हैं किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे एम वी मल्टीप्लाइड बाय आई कैप के साथ में।
तो कुल मिला के मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एम इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय के कैप। एम वी और डी तो लिख ही दिया, और जे क्रॉस आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस के कैप के इक्वल होता है। तो हमने देखा कि यार ये वाकई जो है ना, ये वाकई कांस्टेंट है, ये वाकई क्या है आपका, कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, दोनों की स्पीड सेम है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस डी जो है वो भी हमें गिवन है। तो चाहे आप रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले लेते, हम इसी तरीके से डेरिवेशन करते और अंत में हमें रिजल्ट कितना मिलता, इतना ही मिलता। अंत में हमें रिजल्ट कितना मिलता, इतना ही मिलता। तो ये चीज हमें यहां पर अच्छे से समझ में आ गई कि किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। और अब आपको आगे इसको ध्यान में रखना है कि एक सिमेट्रिक सिस्टम का, अभी सोचो हमने दो पार्टिकल लिए, अब इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, आपकी रिजिड बॉडी ले सकते हो जो कि सिमेट्रिक है। कि जैसे मान लो ये पेन है और ये अपने बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो जैसा इधर वैसा का वैसा इधर दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिक सिस्टम हो गया। सिमेट्रिक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, सोचो आपने कितनी बड़ी चीज हासिल कर ली कि सर अभी तक तो एंगुलर मोमेंटम जब भी हम निकालते थे तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता था कि हम किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। लेकिन अब हमें एक आजादी मिल गई कि अगर हमारा सिस्टम सिमेट्रिक है तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब जिस पॉइंट के अबाउट हम निकालना चाहते हैं हम निकाल लेंगे। हम तो सर बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट लोगे ना, तो देखो मोमेंटम कितना हो जाएगा एम वी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी बाई टू। मोमेंटम कितना हो जाएगा एम वी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी बाई टू। तो एम वी डी बाई टू, एम वी डी बाई टू ऐड करोगे तो एम वी डी आ जाएगा आपका, सेम आ जाएगा। और रोटेशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए मैंने क्या बताया था, नेगेटिव। तो अपने आप यही रिजल्ट आएगा आपका, यही रिजल्ट आएगा। तो ये चीज आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और सेम हथियार जो है ना वो आपको टॉर्क के लिए भी नजर आएगा कि अगर आपका नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है, जैसे यहां पर नेट लीनियर मोमेंटम जीरो है, तब हमें ये चीज नजर आई। वैसे अगर आपका नेट फोर्स जीरो हो गया किसी सिस्टम के ऊपर, तो फिर उस सिस्टम का जो टॉर्क है वो किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट निकाला जा सकता है, जो मर्जी चाहे, जो हम जिस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। फिर उसमें रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे इसकी ताकत? आज से पहले पता है मैंने देखा है लोगों को, लोग अंधेरे में तीर मारते हैं, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता कि सर एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन तो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट किया था, और जब सवाल में हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे होते हैं तो रैंडमली जचे जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं, कभी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, कभी बीच वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, कभी एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। बेटा हर एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलो कि ये आजादी हमें मिली क्यों, कि हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। और कब मिली, हर केस में नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक केसेस के अंदर मिली। सिमेट्रिक केसेस के अंदर आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, आपको हमेशा सेम मिलेगा। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम चीज आप टॉर्क के लिए भी प्रूव कर सकते हो। अब आपको तसल्ली तो होगी नहीं, तो मैं टॉर्क के लिए भी आपको प्रूव करके बता दूंगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, हमने इतनी जगह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ रखा है, लोग ये फलाना क्वेश्चन ढिमका क्वेश्चन ये कहाँ से करवा रहे हैं सर, कौन सी बुक से करवा रहे हैं? बेटा ये है आपकी एनसीईआरटी। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एज इट इज कैसे पूछे गए हैं। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्पेशल लेक्चर होगा, अभी मैंने क्या बताया था, इस चैप्टर में हर लेक्चर के बाद में स्पेशल लेक्चर होगा, हर लेक्चर के बाद में। तो जो अगला स्पेशल लेक्चर होगा उसमें आपको नजर आएगी ये चीज, हाँ यार वाकई सर कहते तो सही है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब इसको थोड़ा अपन और आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमें देखो क्या क्या पता पड़ गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना आ गया, अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकाल के सबका वेक्टर सम कर दो। फिर हमें यह भी पता पड़ गया कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट होती है वो सिर्फ किसके इक्वल होती है, एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटरनल टॉर्क हमेशा जीरो होता है। हमें यह भी समझ में आ गया कि अगर हमारा सिस्टम सिमेट्रिक हो, नेट लीनियर मोमेंटम जीरो हो,
तो उस केस में आपका नेट एंगुलर मोमेंटम जो होता है सिस्टम का, वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, आपको सेम मिलेगा, ठीक है ना। और सेम चीज आपको टॉर्क के लिए मिल गई कि अगर आपका सिस्टम सिमेट्रिक हो, नेट फोर्स अगर जीरो हो, सिमेट्रिक होने का मतलब ये हो गया, तो आप नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो। चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। ये सारी की सारी बातें हमने अच्छे से यहाँ पर समझ ली, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, जो टॉर्क वाली चीज है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एक मासलेस रॉड है, ठीक है, इसका कोई मास वास नहीं है, ठीक है। यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है और यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। इसके ऊपर फोर्स एफ इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है और इसके ऊपर फोर्स एफ जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। मतलब आपका नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है फॉर दिस एग्जाम्पल अब ये आपको प्रूव करना है, और ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। ऑब्वियसली सॉल्यूशन आपको इस स्लाइड के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। क्या प्रूव करना है सर हमें, क्या प्रूव करना है हमें? आपको ये प्रूव करना है कि ठीक है, तो ये जो हथियार था इसको आपको एक बार खुद से प्रूव करना है, तसल्ली मिल जाएगी। भाई देखो, तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, कहीं भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना। जैसे मान लो आपने यहां पर ले लिया रेफरेंस पॉइंट, तो ये बन गया आपका ओरिजिन, ठीक है। यहां से एक ड्रॉ कर देना एक्स एक्सिस और यहां से एक ड्रॉ कर देना वाई एक्सिस, ठीक है। यहां से एक ड्रॉ कर देना आपका फॉर रेफरेंस जेड एक्सिस। अगर आपको इसका टॉर्क निकालना है तो यहां से ये वाला पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो इसका नाम रख दिया आपने R1। और आपको इसका टॉर्क निकालना है तो आपको यहां से ये वाला पोजीशन वेक्टर चाहिए, इसका नाम रख दिया आपने R2। और ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये खुद किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 वेक्टर के इक्वल है। और फोर्स तो अपोजिट है ही, ये फोर्स अगर आप पॉजिटिव लोगे तो इस फोर्स को आप क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेना, क्योंकि इसके अपोजिट है ये वाला फोर्स, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये वाला फोर्स जो है वो आपका F1 है ना, दिस वन इज F1 एंड दिस वन इज F2। और गिवन क्या है आपको कि नेट फोर्स जीरो है, मतलब F1 प्लस F2 इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम जीरो है। इसका मतलब F1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस F2 के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे पेयर को क्या कहा जाता है, कपल कहा जाता है। ऐसा जो पेयर है ना, ये क्या कहा जाता है, दिस पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड कपल, है ना। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे अभी हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए प्रूव किया था, सेम डिट्टो प्रूफ है इसका, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। आपको एक बार खुद से प्रूव करना है, क्योंकि खुद से जब आप करोगे ना तो एक तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे। अभी तुम क्या जस्ट सुन रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मुझे भी ऐसा होता कि मैं सुन तो रहा हूँ, हल्का हल्का कुछ समझ में तो आ रहा है, बट फिर भी ऐसे फील नहीं आएगी, मतलब कि हाँ यार मतलब क्या हुआ इसका। तो जब आप खुद से पेन चलाओगे ना, खुद से दिमाग लगाओगे, एक बार अगर आपने खुद से इस चीज को देख लिया ना, तो फिर आपको इसकी फील आएगी, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत पावरफुल चीज हमारे पास में आ गई।
आज से पहले हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, हम जस्ट अंधेरे में तीर मार रहे थे। अब हमें क्लैरिटी है कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है। दैट इज द पावर। ये आपको इसलिए करवा रहा हूं मैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर तो यूज होगा ही। अभी जब हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि लोग गलत पढ़ाते हैं और उसकी वजह से फिर बच्चों को सफर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब बारीकियां आप नोट करते हुए चलोगे, कब कौन सी चीज हो रही है। रोटेशन में यही इंपॉर्टेंट है बेटा, कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं रिजिड बॉडी, मतलब एन पार्टिकल सिस्टम। तो रिजिड बॉडी जो है उसमें भी खूब सारे पार्टिकल होते हैं। जैसे ये पेन एक रिजिड बॉडी है, मैं कई बार बता चुका हूं। तो रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कहलाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, ठीक है। दो पार्शियल इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक होता है रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो। अब आप बोलोगे सर फोर्स कौन सा लेना है, एक्सटर्नल या इंटरनल। तो इंटरनल फोर्सेस का सम तो वैसे भी जीरो होता है। तो यहां पे भले ही मैंने स्पेसिफाई नहीं करा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है हम सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्सेस लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लेते हैं। क्यों, इंटरनल फोर्सेस का सम तो वैसे भी कितना होता है, जीरो होता है। तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने कहा कि ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है। इसको आपने इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपने ऐसे कील ठोक रखी। अब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, कैसे फोर्स लगा रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो आप ऊपर की डायरेक्शन में, और जितना फोर्स आप ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हो उतना का उतना फोर्स लगा रहे हो आप नीचे की डायरेक्शन में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ, तो आपने देखा कि इस एग्जाम्पल के अंदर नेट फोर्स कितना हो गया सिस्टम के ऊपर, इस रॉड के ऊपर। तो नेट फोर्स ऑन रॉड कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का एक और मतलब होता है, क्या होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है ना उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। इसका एक और मतलब होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है ना उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, कांस्टेंट, ठीक है। ये तीनों मतलब होते हैं इसके। यानी कि आपका इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब पहले रेस्ट पर था, ये हमेशा रेस्ट पर रहेगा। सेंटर ऑफ मास आपको एज इट इज मिलेगा, पहले जहां पर था वहीं का वहीं मिलेगा। पहले अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बाद में भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, यहां पर कांस्टेंट रहेगी। बट क्या आपकी बॉडी हिलेगी डुलेगी, आप बोलोगे बिल्कुल सर। अगर हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे, एक यहां से ऊपर धकेल रहे, एक यहां से नीचे धकेल रहे, तो ये तो क्या होने लग जाएगी, ये तो रोटेट होने लग जाएगी। तो इस कंडीशन में जो मोशन होगी वो कैसी होगी कि ये वाला हिस्सा इधर की तरफ रोटेट होने लग जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर की तरफ रोटेट होने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको रोटेशन होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब कंप्लीट इक्विलिब्रियम तो नहीं है बेटा ये, इसका मतलब कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि बॉडी हिलडुल ही नहीं रही, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तो है बट किस रिस्पेक्ट में,
सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के रिस्पेक्ट में, ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम स्टडी करते हो तो आप उसके ऊपर जो भी नेट फोर्सेस होते हैं उनको आप सम कर देते हो, ठीक है ना। अब आप ये भी कर सकते हो इसको, ठीक है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप बैलेंस कर सकते हो फोर्सेस को, ठीक है। आप बैलेंस कर सकते हो, तीनों डायरेक्शन के अंदर आप बैलेंस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बैलेंस फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। बैलेंस फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, और आप बैलेंस कर सकते हो फोर्सेस को, बैलेंस फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन। ये आप बैलेंस कर सकते हो। अगर मान लो आपके प्लेन के अंदर लग रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोई सी दो डायरेक्शन ले लेना, जैसे एक्स और वाई डायरेक्शन, उन दोनों डायरेक्शन के अंदर आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। इनफैक्ट किसी भी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। तो तीन में से एक का नाम एक्स रख दिया, एक का नाम वाई रख दिया, एक का नाम हमने जेड रख दिया। तो ये तो हम पहले भी करते हैं सर, ये तो वही वाला इक्विलिब्रियम है जो हम पहले पढ़ते थे। अब समझ में आया कि वो जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ते थे वो कौन सा इक्विलिब्रियम था, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था। आज तक हम यही तो करते थे। जब मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो वहां पर क्या बताया था मैंने आपको, यही तो बताया था कि जब आपको बॉडी रेस्ट पर दिखाई दे या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नजर आए तो इसका मतलब समझ जाना कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब आप किन्हीं भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि अक्सर जो फोर्सेस दिए जाते हैं हमें वो को प्लेनर होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। तो एक प्लेन के लिए हमें सिर्फ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए होती है। हमारे जनरली जो केसेस आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं, ठीक है ना। अगर आपका थ्री डायमेंशनल केस है तो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले सकते हो, उन तीनों में आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस करने से आपकी इक्वेशंस बन जाएगी, इक्वेशंस को आप सॉल्व करके जो भी आपसे रिक्वायर्ड चीज पूछी गई है वो आप निकाल सकते हो। अभी अपन करेंगे क्वेश्चन तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो कहलाता है आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे दूसरे इक्विलिब्रियम के बारे में, विच इज नोन एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये भी आपका एक तरीके का पार्शियल इक्विलिब्रियम है, ये भी एक तरीके का पार्शियल इक्विलिब्रियम है, पार्शियल इक्विलिब्रियम है। कैसे सर, को भी समझाओ। तो पहले तो ये कब मिलेगा आपको, ये तब मिलेगा जब आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तब आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम वापस से अपनी एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गई रॉड, और अब इस रॉड के ऊपर आप क्या कर रहे हो, फोर्सेस लगा रहे हो, फ्री है ये, ठीक है, कहीं भी आपने कील भी नहीं ठोक रखी। तो आप इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, विच इज एफ, और इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हो विच इज ऑल्सो एफ, ठीक है। तो अब की बार आप देखोगे कि आपका जो नेट टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेट टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। कैसे जीरो हो जाएगा, किसके अबाउट निकाले सर, कौन से पॉइंट के अबाउट निकाले। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी अपन टॉर्क निकालते हैं तो अपन किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। तो जिस पॉइंट के अबाउट हमें नेट टॉर्क जीरो मिल रहा है उस पॉइंट के अबाउट ही हम कहेंगे कि हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो जैसे हमें जो सेंटर पॉइंट है ना, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका नाम हमने रख दिया ओ, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया ओ। तो अगर हम यहां पर नेट टॉर्क अबाउट ओ निकालेंगे, अगर हम यहां पर नेट टॉर्क अबाउट ओ निकालेंगे तो कितना मिलेगा,
ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी d डिवाइडेड बाय 2, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी आपकी d डिवाइडेड बाय 2। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस इतना ध्यान रखना कि ये वाला जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, और ये वाला फोर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहा है, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो एक टॉर्क तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव F मल्टीप्लाइड बाय d/2, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक टॉर्क हो जाएगा आपका नेगेटिव F मल्टीप्लाइड बाय d/2, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि दिस रॉड, आप ये कह सकते हो कि दिस रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट O। ठीक है, अबाउट पॉइंट O। और इसका सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस आपको क्या नजर आएगा कि अगर आप इस पॉइंट O पर कील गाड़ कर ये दोनों फोर्सेस लगाओगे ना, तो आपको कोई रोटेशन होता हुआ नजर नहीं आएगा, आपको कोई भी रोटेशन होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर टेक्निकली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। हाँ, अगर हमने फ्री छोड़ दिया तो बॉडी जो है वो पूरी की पूरी हमें नीचे की तरफ मोशन करते हुए नजर आएगी, मतलब हमें बॉडी का ट्रांसलेशन होता हुआ नजर आएगा, मतलब बॉडी का ओवरऑल सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका नीचे जाता हुआ नजर आएगा। ये जरूर होगा यहाँ पर, बट अगर आपने पॉइंट O के अबाउट बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करी तो वो आप नहीं कर पाओगे इस कंडीशन के अंदर। क्यों? क्योंकि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो ये कहलाता है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अक्सर क्या होता है कि हम एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन को स्टडी करते हैं, हमारे सिलेबस में वही है, तो हमें उस एक्सिस के पैरेलल जो टॉर्क लग रहे हैं ना उन्हीं को बैलेंस करना होता है। तो जब भी हमारा नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम 0 होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहने का तरीका ये भी होगा कि आप क्या कर सकते हो, टॉर्क को बैलेंस कर सकते हो, टॉर्क को आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और कैसे बैलेंस करोगे? तो दो ही तरीके होंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको बिल्कुल शुद्ध वो लैंग्वेज बता रहा हूं जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं और हम सोचते हैं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। कि जब भी आपको बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में दिखे, आप क्लॉकवाइज घुमाने वाले टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले टॉर्क, उनको आपस में क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये भी होगा कि आपका नेट एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। और यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कहलाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ, इसको अपन बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, जैसे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आपका नेट लीनियर मोमेंटम क्या रहता था, तो नेट लीनियर मोमेंटम आपका क्या रहता था, कंजर्व्ड रहता था। ठीक है, और इसको हम क्या कहते थे, इस रूल को हम कहते थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते थे। ठीक है, तो दोनों तरीके के कंजर्वेशन हमें यहां पर मिल गए। ट्रांसलेशन के केस में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के केस में आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, अब बारी आती है इन दोनों को मिक्स करने की, तो उसको कहा जाता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में जो इक्विलिब्रियम होता है ना, उसमें दोनों चीजें होती है। एक्चुअल में जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें दोनों चीजें होती है। उसमें ना तो आपको बॉडी रोटेट करते हुए नजर आएगी, और ना ही आपको बॉडी
ट्रांसलेट करते हुए नजर आएगी। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीट इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा कि आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी कितना हो गया? वो भी जीरो हो गया। मतलब आप फोर्सेस को भी बैलेंस कर सकते हो, और साथ ही साथ में आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो भी क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम दोनों आपको कंजर्व्ड नजर आएंगे। तो ये जो कंडीशन कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है आपकी कंप्लीट इक्विलिब्रियम की कंडीशन। आप फोर्सेस को भी बैलेंस कर सकते हो और आप टॉर्क को भी क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। अब इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस मैं आपको बताता हूं, जिसको आपने यूज किया होगा, और इसके लिए एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। वो किसका है मुझे तो नहीं पता। इसको लीवर प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, ठीक है, ये समझना है इसको, ठीक है ना, कि मान लो यहां पर एक बहुत हैवी पत्थर है। ऐसा एक हैवी सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, बहुत हैवी पत्थर है। ठीक है, तो इसका जो वेट है वो कितना है? W है। इसका वेट कितना है? W है। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस वेट को उठाना है। बहुत भारी है, आप उठा ही नहीं सकते। तो आप क्या करते हो? एक लीवर का यूज करते हो, आप एक रॉड का यूज करते हो, सॉलिड रॉड होती है, ठीक है ना, इस तरीके का एक लीवर मैकेनिज्म होता है, उसका आप क्या करते हो? यूज करते हो इस तरीके से। ठीक, और यहां पर एक बेस होता है। बेस जितना पास में रखोगे ना उतना फायदेमंद रहेगा। तो जैसे आपने यहां पर एक बेस इस तरीके से रख दिया, और यहां से आप क्या कर रहे हो? इसको दबाने की कोशिश करते हो, ठीक है। इसको आप दबाने की कोशिश करते हो यहां से। तो ये क्या कहलाता है? आपका लीवर प्रिंसिपल कहलाता है। तो यहां पे हो क्या रहा है? देखो, सबसे पहले यहां पर नेट फोर्स जीरो है। मतलब आपका ये रॉड जो है ना, कहीं उठ के ऊपर नीचे नहीं जाएगी। क्यों नीचे नहीं जाएगी? क्योंकि आप सोच के देखो कि इधर से वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर से आप फोर्स लगा रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इधर से यहां से नॉर्मल फोर्स लग रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। तीनों चीजें लग रही है आपकी, ठीक है। तो एक तो चीज ये हो गई कि सर यहां पर तीन फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से तीन फोर्स लग रहे हैं? एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है आपका नॉर्मल फोर्स, तो डाउनवर्ड सॉरी वेट लग रहा है यहां पर, ठीक है। एक यहां से आप लगा रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तो ये आपके द्वारा लगाया गया फोर्स हो गया, ठीक है। और एक लग रहा है आपका नॉर्मल फोर्स, जो कि ये जो बेस आपने यहां पर लगाया है इसके द्वारा लगाया जा रहा है। तो पहले तो आपको क्लियरली ये नजर आ गया कि यहां पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्यों है। ये आपको क्लियरली नजर आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों फोर्सेस को कौन बैलेंस कर रहा है? आपका नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है। एक तो चीज आपको यहां पर ये नजर आ गई कि आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को यहां पर लागू कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आपको क्या इक्वेशन मिलेगी? उससे आपको ये इक्वेशन मिलेगी कि सारे के सारे फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो यहां पर W वेट और F ये दोनों मिलके किससे बैलेंस हो जाएंगे? ये नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो जाएंगे। ठीक, आ गया समझ में? तो एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगी, अगर जरूरत पड़े तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और एक इक्वेशन और हमें मिलेगी। अब ये तो हमने रिजल्ट अभी अभी देखा था ना,
कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, यहां पे देखो ये फायदा है, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो, जिस पॉइंट के अबाउट अगर चाहो उस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि सर मैं तो इसके अबाउट टॉर्क निकालना चाहता हूं, इसके अबाउट निकाल लो। आप इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हो, पढ़ा रहा हूं ना मैं, शांत रहना चाहिए ना, शांत रहो, आवाज नहीं करना, ठीक है। चलो, तो दो तीन चीजें हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आवाज करने लग गए आप। तो मैं, आप बोलोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे बच्चों को? आपको तो बाहर छोड़ के आना पड़ेगा, आ जाओ, आ जाओ बाहर, ये बाहर, बाहर रोटेट कर लेना, बाहर रोटेट कर लेना। ठीक है, चलो। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग बात करें तो एक तो इक्विलिब्रियम हमें यहाँ पर ये नजर आएगा। अच्छा, ये कंडीशन तो फिर भी मतलब ऐसी लग रही है आपको, थोड़ा बहुत हमने डिसबैलेंस का डायग्राम बनाया है, थोड़ा प्रैक्टिकल डायग्राम बनाया है। बाकी आप यहाँ पर फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कर सकते हो, ठीक है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आप पूछोगे सर टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालें, तो क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस का सम जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो, आपको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आपको नजर आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके द्वारा उत्पन्न जो टॉर्क होगा और इसके द्वारा उत्पन्न जो टॉर्क होगा, क्योंकि आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो ना, तो इस वाले फोर्स की तो जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो उससे डिस्टेंस जीरो है, तो इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ, पॉइंट ओ रख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने अबाउट पॉइंट ओ निकाला, ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला जा सकता है, ठीक है। वी आर फ्री टू चूज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। काम आया, हमारा हथियार काम आया हमारे। एक तो हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस को चूज करने के लिए फ्री है, हम जहां चाहें वहां पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो हमने पॉइंट ओ को ले लिया, ठीक है ना। तो हमने किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला, अबाउट पॉइंट ओ निकाला, ठीक है। तो तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों का टॉर्क हम निकाल के देखते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले नॉर्मल फोर्स का जो टॉर्क होगा वो तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी बच गए दो, ये वाला फोर्स जो है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और ये वाला फोर्स जो है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो मैंने क्या बताया था, आप क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो आप बैलेंस कर सकते हो, W के द्वारा उत्पन्न जो टॉर्क है उसको फोर्स F के द्वारा उत्पन्न टॉर्क से आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर, कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो वेट रखा हुआ है इसकी डिस्टेंस हो गई आपकी LW, और यहां से लेके यहां तक की जो डिफरेंस है, जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, इस डिस्टेंस को हमने लिख दिया LF, या DW और DF लिख दो। तो अब आप टॉर्क बैलेंस करोगे तो कैसे बैलेंस होगा ये, तो आप बैलेंस कैसे करोगे, W का टॉर्क निकालोगे, तो टॉर्क कैसे निकालते थे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो हो जाएगा W मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स। और ऐसे इसका जब टॉर्क निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब D ऑफ F। तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तो आप देखोगे आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो होगा W टाइम्स DW डिवाइडेड बाय DF। मतलब
ये डिस्टेंस बहुत कम है, देख रहे हो ना, ये वाली डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मान लो ये वाली डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वाली डिस्टेंस 4 गुना ज्यादा है, मान लो 4 गुना ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये 4 गुना ज्यादा है, तो 1/4 बचेगा। यानी कि हमें वेट के कंपैरिजन में सीधा सीधा उठाते तो पूरा का पूरा वेट लगाना पड़ता, लेकिन अब अपन लीवर के थ्रू उठा रहे हैं तो हमें सिर्फ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 1/4 ऑफ वेट लगाना पड़ेगा। अगर आप और लंबा लीवर लेते, ठीक है, जिसमें इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वाली डिस्टेंस 100 टाइम्स होती, तो आपको वेट का डिवाइडेड बाय 100 इतना फोर्स लगाना पड़ता इस पत्थर को हिलाने के लिए। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, और उन्होंने बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप मुझे लॉन्ग इनफ लीवर दे दोगे तो मैं अर्थ को भी मूव करके बता दूंगा यूजिंग लीवर प्रिंसिपल। तो ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया कि आप इस तरीके से रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को यूज कर सकते हो टू एनालाइज सिचुएशंस। तो अब ये चीज मैं आपको करवाऊंगा हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप देखोगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स होंगे, और जो भी कुछ आज हमने पढ़ा है उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स। जैसे आज हमने एग्जाम्पल लिया ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी स्पेशल क्लास होगी ना, उसमें मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स लूंगा, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के अंदर आए गए हैं और आप बड़ी आसानी से खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मेरे साथ में सॉल्व करने का एकमात्र फायदा ये होगा कि आपको थोड़ा बहुत सेटल होने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस चैप्टर में हर लेक्चर के बाद में आपको एक स्पेशल लेक्चर मिलेगा। मतलब जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी हथियार हम इकट्ठे कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल्स लेक्चर के अंदर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और एग्जाम्पल्स आपको स्पेशल लेक्चर के अंदर मिलेंगे, ताकि वो चीज परमानेंटली आपके दिमाग के अंदर सेटल हो जाए। नई चीज है, नया एस्पेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको चीजों को समय देना पड़ेगा, जल्दीबाजी में नहीं कर सकते अपन ये चीज, ठीक है ना। बस हाँ ये है, हर एक चीज को क्लियरली समझते जाओ, अंधेरे में तीर मत मारना कभी भी। जैसे हमने यहां पर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्यों निकाला, सर आपने इसके अबाउट क्यों नहीं निकाला, आपने इसके अबाउट क्यों नहीं निकाला, आपने यही वाला पॉइंट क्यों, ऐसे सवाल उठाने हैं आपको, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार, क्योंकि नेट फोर्स 0 है ना, तो सर ने एक हथियार बताया था कि नेट फोर्स 0 होने पर चॉइस ऑफ रेफरेंस मैटर नहीं करता, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो। अब ये काम अब आपको पता है, अब क्लैरिटी मिली आपको, वरना पहले आप क्या करते थे, अंधेरे में तीर मारते थे, फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे यार किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले। अब वो कंफ्यूजन आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर तो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा चीजों को दोबारा से देखना, सोचना, थोड़ा सेटल करना दिमाग के अंदर, और जो अगला स्पेशल लेक्चर होगा उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स मेरे साथ साथ आप सॉल्व करना, देन यू आर डन। फिर उसके बाद में आपको कभी ये जो प्रिंसिपल ऑफ लीवर हो गया, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो गया, उसमें कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भले ही वो टॉपल करने वाली प्रॉब्लम हो, भले ही वो बैलेंस करने वाली प्रॉब्लम हो, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।